हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरुषि एंड आई होप आप इस लॉकडाउन पीरियड में अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो अभी हम सेल इंजरी वाला टॉपिक करेंगे जो कि चैप्टर 2 है, जनरल पैथोलॉजी का पार्ट है और हमारी रॉबिन्स बुक में से है। तो सेल इंजरी में हम दो चार टॉपिक्स ही पढ़ने हैं हमें कि इसके कॉजेज़ क्या है, इवेंट्स क्या होते हैं और मैकेनिज़्म्स क्या होता है। और बाकी कुछ दो चार आसपास की चीज़ें भी हम पढ़ लेंगे जैसे फ्री रेडिकल्स वगैरह। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का पूरा एक ब्रीफ ओवरव्यू देने के लिए, तो जैसे हमारा नॉर्मल कोई भी हम पैथोलॉजी देखते हैं किसी में तो उसका हम सीधा सीधा क्या देखते हैं, ऑर्गन खराब है, टिश्यू खराब है। लेकिन ये सब स्टार्ट कहाँ से होता है? ये सब एक उस टिश्यू के भी सेल्स होते हैं, उनमें जो मॉर्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, ये वहां से चीज शुरू होती है। अब कोई भी जैसे इंजुरी स्टिमुलाई आ गया जो आपके कुछ आपकी बॉडी को खराब करने के लिए, जैसे मान लो कोई रेडिएशन आ गई, है ना, कोई रेडिएशन आ गई या फिर कोई पैथोजन आ गया, कोई आपको ट्रॉमा, एक्सीडेंट, ये सब हुआ, जो भी आपकी टिश्यू को या सेल को हार्म करेगा, वो स्टिमुलस आ गया। अब हमारा जो नॉर्मल सेल होता है वो क्या करता है, होम्योस्टैसिस मेंटेन करने की कोशिश करता है। ये हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था, है ना। तो वो हमारा जो सेल है वो कुछ अपने आप में अडेप्टिव चेंजेस लाएगा जिससे वो सेल उस इंजरी स्टिमुलाई के हार्म को प्रिवेंट कर सके, अपने आप को बचा सके। अगर वो इंजरी स्टिमुलाई अभी भी हमारी बॉडी में रहता है तो फिर ये जो हमारा सेल है वो अडेप्टेशन कर करके थक जाएगा और अब जो डिसीज है वो हमारी इंजरी में प्रोग्रेस होगी। तो इंजरी में भी पहली स्टेज आती है हमारी रिवर्सिबल इंजरी। अगर आप वो इंजूरियस स्टिमुलाई, जो भी कोई रेडिएशन या पैथोजन, उसका अगर आप ट्रीटमेंट कर दो या फिर उसको हटा दो, तो वो जो इंजर्ड सेल था वो वापस नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर वो स्टिमुलाई वापस रहता है और अभी भी चले जा रहे डिसीज, तो फिर एक स्टेज आएगी जिसमें इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी। और इरिवर्सिबल इंजरी फिर आगे हमारा नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस यानी कि सेल की डेथ हो जाएगी। तो सेल डेथ में हमारे नेक्रोसिस एपोप्टोसिस आते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये हमारे इस पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि हो क्या रहा है। तो हम इस वाली स्टेज में हैं कि सेल इंजरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सेल इंजरी जो हमने बोला कि जो इंजरी स्टिमुलाई है, ये है, वो है क्या क्या। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है सेल इंजरी का, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। तो अगर एक सेल को क्या चाहिए, उसको अपने सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, एनर्जी, इन सब के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो सेल काम क्यों करेगा, कैसे करेगा। और हाइपोक्सिया का भी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, इस्चीमिया। इस्चीमिया में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई ही नहीं है। अब ब्लड सप्लाई ही नहीं है तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। तो हाइपोक्सिया और इस्चीमिया ये दोनों एक मेजर 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 कॉज है हमारे मोस्टली सारे सेल इंजरीज के। अब और भी केसेस होते हैं इस्चीमिया के, सिर्फ ब्लड लॉस के कारण नहीं। तो उसमें जैसे कुछ लोगों को एनीमिया होता है, किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है। तो इसमें भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड ज़्यादा रहता है और ऑक्सीनेटेड ब्लड कम रहता है। तो इसलिए ये भी हमारी हाइपोक्सिक कंडीशंस क्रिएट कर देती है। ऐसे ही दूसरे स्टिमुलस होंगे टॉक्सिन्स। टॉक्सिन जैसे कोई भी पैथोजन, इंसेक्टिसाइड्स, सिगरेट स्मोक्स, ड्रग्स, है ना, एयर पोल्यूटेंट्स, ये सब हमारे टॉक्सिन्स होते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ आएंगे बॉडी में, होस्ट की सेल को बर्बाद करेंगे, यही उनका काम है। इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस, अब इसमें भी हमारी ऑटो इम्यून हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है, या फिर कोई भी जो माइक्रोब आता है उसके लिए जो इम्यून रिस्पॉन्स, क्रॉनिक इम्यून रिस्पॉन्स हमारा जनरेट होता है वो। अब इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस ये हमारी सेल इंजरी कैसे कर रहे हैं, ये तो अच्छे के लिए होते हैं ना। अब कभी भी जब भी हमारे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं तो उनका मेन फंडा होता है कि हम इन्फ्लेमेशन कराएंगे, और जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होगी कुछ की डेथ होगी ही होगी। ऐसे ही जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, अगर आपके कोई भी जीन म्यूटेशंस होते हैं, अब सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम और भी है, इसमें क्या होता है हमारे जो प्रोटीन्स है वो डैमेज हो जाते हैं, वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स बन जाते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हो सकते हैं, एंजाइम्स में एरर आ सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है। तो ये सब भी हमारे सेल इंजरी को कॉज करते हैं।
ऐसे ही न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस, अगर कोई माल न्यूट्रिशन है, किसी में विटामिन की डेफिशिएंसी है, किसी को ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, एथेरोस्क्लेरोसिस, तो ये सारी डिसीजेस भी हमारा एक इंजूरियस स्टिमुलाई में आता है। जैसे और एक्सीडेंट्स, ट्रॉमा, बहुत ज़्यादा या कम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा या कम प्रेशर, शॉक, रेडिएशंस, ये सारे फिजिकल एजेंट्स हैं जो कि इंजूरियस स्टिमुलाई की तरह एक्ट करते हैं। लास्ट है हमारा इंजूरियस स्टिमुलाई एजिंग। ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना, लेकिन ये भी एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारी सेल की ताकत होती है किसी भी स्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए, उसकी वो ताकत कम हो जाती है। तब अगर सेल ही हार मान रहा है तो इंजरी तो होगी ना। तो ये सारे हमारे थे जितने भी कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। अगर रिपीट करो तो हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया, टॉक्सिन्स, इन्फेक्शियस एजेंट्स, इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस, जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज, न्यूट्रिशन इम्बैलेंसेस, फिजिकल एजेंट्स एंड एजिंग। तो ये हमारा एक टॉपिक खत्म होता है कॉजेज ऑफ इंजरी। फिर हम आते हैं इवेंट्स। अब इवेंट्स में ये जो मैंने बोला था कि कोई भी नॉर्मल सेल का मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चरल चेंज आएगा ही आएगा। फिर बहुत सारे सेल्स का होगा, फिर वो टिश्यू का होगा, वो ऑर्गन का होगा, और हमें सामने से क्या दिखेगा कि एक ऑर्गन या एक टिश्यू डैमेज हो। तो जैसे कि ये एक नॉर्मल सेल है, तो इसमें हमारा कोई भी हमारा स्टिमुलस आएगा, इंजूरियस इंजरी करेगा, तो वो रिवर्सिबल इंजरी हो सकती है। स्टिमुलस हटा दिया तो फिर वो वापस अपने आप रिकवर कर जाएगा नॉर्मल सेल बनने में। ठीक है, तो ये है एक हमारा रिवर्सिबल इंजरी वाला सेल। तो ये क्या क्या शो करेगा? अब एक हमें इसमें चीज दिख रही है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग। इसमें हमें और माइलिन फिगर्स दिख रहे हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और मेम्ब्रेन ब्लेब्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस इमेज में हमें ये तीन चीजें दिख रही है। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या चीजें होती है। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में mainly there is deranged function and morphology of the injured cells and they can return to normal if the damaging stimulus is removed. ठीक है, ये बात तो हमने बोल दी। और हमने क्या बोला कि स्वेलिंग होती ही होती है। एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रिवर्सिबल इंजरी का, वो होती है स्वेलिंग। ठीक है, दो मेन फीचर्स होते हैं वैसे, दो, स्वेलर स्वेलिंग सॉरी एंड फैटी चेंज। अब सेलुलर स्वेलिंग में क्या है कि ये क्यों हो रही है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ रही है, तो फिर ऑस्मोटिक बैलेंस लूज होगा और लीकेज हो सकता है कंटेंट्स का, मेटाबोलाइट्स का। तो इस सब से सेलुलर स्वेलिंग होती है। इसको हम हाइड्रोपिक चेंज या फिर वैक्यूलर डिजनरेशन भी कहते हैं। फैटी चेंज में क्या है, जो भी आपके ट्राइग्लिसराइड्स होंगे वो डिपॉजिट्स हो जाएंगे वैक्यूल्स में। तो एक ये भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और क्या क्या फीचर्स होंगे माइक्रोस्कोपिक फीचर्स जो भी हम देखेंगे? इओसिनोफिलिक बढ़ जाएगा, जो आपको साइटोप्लाज्म का कलर होगा वो थोड़ा रेडिश दिखेगा। ठीक है, अभी एक इमेज आएगी, दिखाई देते हैं, अभी बताते हैं, सारा बता के दिखाते हैं। इओसिनोफिलिक चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, इओसिन का मतलब ही रेड होता है, तो ज्यादा थोड़ा रेडिश अपीयरेंस आएगा। अब इसमें मेनली हमारे चार चीजें होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चेंज आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज आएंगे, न्यूक्लियस में चेंज आएंगे, साइटोप्लाज्म में चेंज आएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चेंजेस आएंगे। ठीक है, जो भी हमारा नॉर्मल सेल था, क्या क्या चेंजेस आएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तुम्हें ब्लेबिंग दिखाई देगी, ये जैसे ये ऐसे है ना, ये बाहर की तरफ निकल रहे थे, तो ये ब्लेबिंग होता है, मेम्ब्रेन ब्लेब्स। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या दिखेगा? माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग हो जाएगी, फॉस्फोलिपिड रिच एमॉर्फस डेंसिटीज दिखाई देगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो राइबोसोम्स थे वो डिटैच हो जाएंगे। अब राइबोसोम्स क्या काम करते हैं? राइबोसोम्स हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। तो ये इससे क्या होगा राइबोसोम के डिटैचमेंट से, कि हमारे प्रोटीन्स अच्छे से नहीं बनेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर ऑल्ट्रेशंस, न्यूक्लियर ऑल्ट्रेशन में क्या होगा कि जो क्रोमैटिन है वो क्लम्प हो जाएगा। और साइटोप्लाज्म में क्या होगा? साइटोप्लाज्म में माइलिन फिगर्स दिखाई देंगी जो कि फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और सेलुलर मेम्ब्रेन, डैमेज सेलुलर मेम्ब्रेन से बनते हैं। तो ये माइलिन फिगर्स हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं जो कि डैमेज सेलुलर। अब अगर हम ये वाली इमेज देखें तो ए रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल किडनी ट्यूब्यूल्स, बी रिप्रेजेंट करता है कि हमारी रिवर्सिबल सेल इंजर्ड सेल है, और सी हमारा बता रहा है कि इरिवर्सिबल वाला सेल है।
ठीक है, जो इंजर्ड है। तो ए में फ़र्क देखिए और बी और सी में फ़र्क देखिए। जो हमारा जो रिवर्सिबल अर्ली इंजर्ड स्टेट है उसमें ज़्यादा रेडनेस दिखाई दे रही है और स्वेलिंग नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी के कैरेक्टरिस्टिक्स है, सरफेस ब्लेब्स, इंक्रीज इओसिनोफिलिया और स्वेलिंग। और जो सी इमेज है वो हमारा इरिवर्सिबल वाला दिखा रहा है जिसमें फ्रेगमेंटेशन हो चुका है और सेलुलर कंटेंट्स लीक हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म्स ऑफ सेल इंजरी। तो मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी में हम ये पढ़ेंगे कि अब जो भी हो गया सो हो गया, पर ये हुआ कैसे, ठीक है। अब जो भी हमारा जो सेल का रिस्पॉन्स है, जो इंजरी स्टिमुलाई की वजह से जो भी हमारा सेल रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करेगा कि अब वो जो स्टिमुलाई था वो कितनी देर तक था, कितना उसका क्या टाइप था, कितनी सीवियरिटी थी उसमें, और जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंजूरियस स्टिमुलस है वो डिपेंड करेगा कि हमारा सेल कैसा था, सेल की न्यूट्रिशनल हेल्थ कैसी थी, हार्मोनल हेल्थ कैसी थी, कितना अडेप्ट कर सकता है, कितना उसका क्या अच्छे अच्छे जीन्स है या नहीं है, जेनेटिक मेकअप कैसा है, ठीक है। और एक मेन चीज़ आती है कि जैसे सेल में कुछ चीज़ होती है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वो पावर हाउस है, वो एनर्जी बनाएगा, सेल उसी से काम करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है, डीएनए इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन चीज़ों में फ़र्क आता है तो सेल इंजरी होनी ही होनी है, ठीक है। सो एबनॉर्मलिटीज ऑफ द एसेंशियल सेलुलर कंपोनेंट्स आल्सो डिसाइड्स द सेल इंजरी मैकेनिज्म। तो अब क्या होता है कि हमारे मैकेनिज़म्स जो हमारे जो कॉजेज़ थे ना उन्हीं से थोड़ा रिलेटेड है। पहला है जैसे हाइपोक्सिया, इस्चीमिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वो सारा हमारा इस डायग्राम से कंप्लीट हो जाएगा। इस्चीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी, ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब फ्री रेडिकल्स, और ये तीन हमें अच्छे से पढ़ने हैं। बाकी सब तो छोटे छोटे हैं, जो टॉक्सिन्स और ईआर स्ट्रेस, ये सब इतना नहीं आता, डीएनए डैमेज, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब पहले हम ये वाला देख लेते हैं कि इवेंट्स क्या है, मतलब मैकेनिज़्म जो हो रहा है उसमें अंदर हो क्या रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, वो तो अभी हम पढ़ लेंगे। तो क्या हो रहा है कि मेनली दो चीज़ें हो रही है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन और मेम्ब्रेन परमिबिलिटी का डैमेज हो रहा है, ठीक है, उसमें डिफेक्ट हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन में क्या होता है, पहला एटीपी डिप्लीशन, इसका माइटोकॉन्ड्रिया ख़राब है तो एटीपी नहीं बनेगा। दूसरा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ मतलब फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगी, उनका फॉर्मेशन होगा। तीसरा, जो माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर है ये खुल जाएगा। अगर ये खुल जाएगा तो फिर इसमें पोटेंशियल और आयन्स हमारे इधर से घूमेंगे और पीएच का चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में ये साइटोक्रोम सी होता है, जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। तो अगर ये हमारा साइटोप्लाज्म में आ जाए तो सेल को लगता है ओहो सेल इंजरी हो गई है और अब हमें एपोप्टोसिस अपना करना पड़ेगा, ये तो गलत चीज़ हो गई है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन में हमारी मेनली 4 चीज़ें कौन सी थी, एटीपी डिप्लीशन थी, आरओएस फॉर्मेशन था, माइटोकॉन्ड्रियल परमिबिलिटी ट्रांजिशन पोर ओपन हो जाएगा, और चौथा है साइटोक्रोम सी साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। और मेम्ब्रेन परमिबिलिटी डिफेक्ट्स क्या है, 3 हमारी मेन मेम्ब्रेन्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हमने अभी देख लिया, जो भी माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन में था वो सब लिख देना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज में क्या है, लॉस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस हो जाएगा, फ्लूइड्स यहाँ के यहाँ हो जाएंगे, आयंस वहाँ के यहाँ हो जाएंगे, जो हमारी जो भी सेल के कंटेंट्स से वो लॉस हो जाएंगे। तो ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज में आता है। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज में क्या होता है कि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होता है उनका लीकेज हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, और वो हमारे सारे सेल का डाइजेशन करा देंगे, तो ये भी हार्मफुल होता है, सेल इंजरी में रिजल्ट करेगा, ठीक है। अब हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। इसमें क्या हो रहा है, अगर कोई भी हमारी इस्चीमिया वाली कंडीशन आती है तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में इफेक्ट करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में इफेक्ट करेगी तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, एटीपी नहीं बनेगा। एटीपी नहीं बनने से सोडियम पंप काम नहीं करेगा, सोडियम पंप काम नहीं करेगा तो वाटर और सोडियम का रिटेंशन हो जाएगा और उससे स्वेलिंग हो जाएगी। तो जो हम कह रहे थे कि सेलुलर स्वेलिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजरी, दिस इज वाई सेलुलर स्वेलिंग इज सीन बिकॉज whenever the ischemia conditions, hypoxic conditions occur,
the mitochondria gets damaged, ATP is depleted. Because this ATP is depleted, the sodium pump does not work, and therefore the sodium and water retention takes place, and ER and cellular swelling takes place. Also माइक्रोविलाई का लॉस हो जाएगा, मेम्ब्रेन ब्लेब्स बन जाएंगे. अब ATP का डिप्लीशन और क्या क्या कॉज करेगा. अब ATP है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा नहीं, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा. एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में हमारा एसिडिक कंडीशन बढ़ती है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो pH हमारा नीचे गिर जाएगा. और क्या हो रहा है, ATP कम होने से हमारा ER के साथ जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं, RER के साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स हमारे प्रोटीन बनाने में काम आते हैं. राइबोसोम डिटैच हो जाएगा तो प्रोटीन में खराबी आ जाएगी, प्रोटीन नहीं बनेगा. ठीक है, तो ये हमारा हाइपोक्सो इस्चीमिया के बारे में था. नेक्स्ट आता है हमारा इस्चीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी. इन तीनों टॉपिक्स में हाइपोक्सो इस्चीमिया, इस्चीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी और फ्री रेडिकल्स, इनमें शॉर्ट नोट हमारा आ सकता है. इस्चीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी में क्या हो रहा है कि restoration of blood flow to ischemic but viable tissues results paradoxically in increased cell injury. हम तो ब्लड फ्लो दे रहे थे कि यार चलो हमारा टिश्यू वापस सही हो जाएगा, उसको ऑक्सीजन की कमी थी, चलो दे देते हैं ऑक्सीजन, लेकिन पैराडॉक्स हो गया, उल्टा हो गया कि इंजरी और बढ़ गई. तो ये क्यों हुआ, ये मेनली हमारे दो रीज़न से हो सकते हैं. या तो जो हमारा फ्री रेडिकल्स है ये इंक्रीज़ हो जाएगा, आप एकदम से सारा ब्लड फ्लो दे दोगे, एकदम से ऑक्सीजन आ जाएगा. हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन तो डैमेज था ना, पर माइटोकॉन्ड्रिया तो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो वो अच्छे से हमारा ऑक्सीजन का रिडक्शन कर नहीं पाएगा, इनकम्प्लीट रिडक्शन होगा, तो ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ बनेगी और फ्री रेडिकल्स हमारे बनेंगे. दूसरा एक और रीज़न क्या हो सकता है कि जो हमारी एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स है बॉडी के, वो भी अच्छे नहीं है, क्योंकि इस्चीमिया बाकी बॉडी में भी तो है, एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास है ही नहीं. तो ये ब्लड सप्लाई देने का फ़ायदा क्या हुआ, ROS बढ़ गए, सेल इंजरी बढ़ गई, तो ये हमारा उल्टा काम हो गया. दूसरा हमारा इस्चीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो गई है. अब ये इन्फ्लेमेशन हमारी रिपरफ्यूजन के साथ इंक्रीज़ हो जाती है. हमने सोचा था चली जाएगी, बट वो नहीं गई. अब ये क्यों हुआ, क्योंकि जब ये हम रिपरफ्यूजन कर रहे हैं तो वहाँ पे ल्यूकोसाइट और प्लाज्मा प्रोटीन और आ रही है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है. ये वाली चीज़ें हमारी इन्फ्लेमेशन को कॉज करती है, और इन्फ्लेमेशन हमारी सेल इंजरी कॉज करती है. तो ऐसे ही हमारा इस्चीमिक रिपरफ्यूजन इंजरी वर्क कर रहा है. लास्ट टॉपिक है हमारा फ्री रेडिकल्स. ठीक है, इनको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ भी कहते हैं. केमिकल स्पीशीज़ होते हैं जिनके पास सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है आउटर ऑर्बिट में, बहुत रेडली रिएक्ट करती है, अनस्टेबल है. इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, इन सब के साथ एक्ट करती है. ठीक है, और क्या करती है, ये अपने खुद के बंदों के साथ रिएक्ट करके और फ्री रेडिकल्स बनाती है, अपने आप को दूसरा फ्री रेडिकल बनाती है. तो इट इज़ प्रोपोगेटिंग द चेन ऑफ डैमेज. बड़ा सही है यार. ठीक है, अब ROS के बारे में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, जनरेशन, रिमूवल और इसके इफ़ेक्ट्स. ठीक है, अब मेनली जो हमारी जो बॉडी में फिजियोलॉजिकल नॉर्मल कंडीशंस वाली रिडॉक्स रिएक्शंस होती है वही हो रहा है. ठीक है, पर कभी कभी हो जाता है कि जैसे हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, हमें उसको पानी में कन्वर्ट करना होता है इलेक्ट्रॉन ऐड कर करके, लेकिन ये इन कंडीशंस में इम्परफेक्ट होती है रिएक्शन, तो ऑक्सीजन पार्शली रिड्यूस हो जाता है, और इसकी वजह से हमारे ROS बनते हैं. कौन कौन सा ROS होता है, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोक्सिल रेडिकल. ठीक है, अब ये बनते कहाँ है, ये हमारे फेगोसिटिक ल्यूकोसाइड, मेनली न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस में बनते हैं, फेगोसोम्स और फेगोलाइसोसोम्स में बनते हैं. ठीक है, और कौन कौन से ROS होते हैं, हाइपोक्लोराइट हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, जो कि पेरोक्सीनाइट्राइड भी बना सकता है, ये सब हार्मफुल है. और एक और होता है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी बहुत टॉक्सिक फ्री रेडिकल है. ठीक है, फिर हम आते हैं कि इनका रिमूवल कैसे करें. जो भी इन फ्री रेडिकल को रिमूव करेगा उनको हम फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स कहेंगे, जैसे सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, कैटेलेज. ठीक है, और जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं एंडोजिनस या एक्सोजिनस, जैसे विटामिन A, C और E. ठीक है, A में भी बीटा कैरोटीन वाला. अब इसके इफ़ेक्ट्स कि ROS हमारे इफ़ेक्ट कैसे ला रहे हैं, उसका एक्शन है क्या. तो 3 एक्शन है मेनली उसके. लिपिड पेरोक्सीडेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स, इसमें वही हमारे जो भी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रियल, लाइसोसोम, उसको डैमेज कर देगा. प्रोटीन की क्रॉस लिंकिंग कर देगा.
प्रोटीन की क्रॉस लिंकिंग की वजह से डिग्रेडेशन एनहांस हो जाएगी और एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। जो हमारे प्रोटीन से वो प्रॉपरली फोल्ड नहीं करेंगे और हमारी सेल इंजरी कॉज हो जाएगी। डीएनए डैमेज भी करता है, डीएनए डैमेज से हमारी म्यूटेशंस हो जाएगी और उससे सेल इंजरी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे सारी सेल इंजरी के टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। हमने क्या क्या डिस्कस किया? कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, सीक्वेंस एंड इवेंट्स इन सेल इंजरी एंड मैकेनिज्म्स ऑफ सेल इंजरी, ठीक है। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो।